सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया आई थिंक लेक्चर आने में, बट हाँ लगभग टाइम पर आ जाएगा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी लाइट वगैरह की, जिस कारण से लेक्चर थोड़े से डिले हो रहे थे, बट अब टाइम पर आएंगे। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है ऑफकोर्स वेक्टर का पार्ट 3, है ना। इससे पहले वेक्टर पर मैं 2 लेक्चर कवर कर चुका हूँ। वेक्टर को हिंदी में सदिश कहा जाता है ना। और इस पर मैं बेसिकली अब तक 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। सदस्य क्या होते हैं उनके बारे में बेसिक से जो फंडामेंटल जानकारी होती है, जो हमें चाहिए होती है, वो जानकारी अपन देख चुके हैं। कैसे होता है, क्या होता है सदस्य, क्या इनकी जानकारी होती है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। और जो भी बच्चे नए हैं, क्लास 12th में हैं, मैं बता दूँ चैनल पर जो क्लास 12th की है कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है पूरी फिजिकल फिजिक्स की, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, नोट्स वगैरह अपलोडेड है, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स मैंने स्टार्ट किया है, तो उसमें अवकलन, समाकलन, त्रिकोणमिति, इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं जिनकी ज़रूरत आपको क्लास 11th, क्लास 12th, है ना। इसके अलावा नीट, JEE किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो जहाँ पर फिजिक्स आती है, वहाँ पर नीड होती है इनकी, तो आप उनको देख सकते हो। और सदिश उन्हीं का पार्ट है और ये उसका तीसरा लेक्चर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, मैंने आपको बताया था सबसे पहले भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि वे राशियाँ होती हैं जिनकी कोई भी एक यूनिट होती है, परिमाण होता है, जिन्हें मापा जा सकता है ना। परिमाण होता है यानी कोई भी वैल्यू होती है। जैसे मैं लंबाई, तो लंबाई कितनी है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, उसका कोई प्रमाण है, उसकी कोई वैल्यू है, मापा जा सकता है, सीधी सी बात है। लेकिन हर चीज़ ऐसी नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति कितना अच्छा है तो इसे मापा नहीं जा सकता कि कितना अच्छा है, किलोमीटर में नहीं मापा जा सकता, उसे लीटर में नहीं मापा जा सकता कितना अच्छा है, तो वो अभौतिक राशि हो गई। फिर भौतिक राशियों के अंदर भी डिवाइड किया था सदिश, जिनके अंदर दिशा हो। जैसे बल, मैं किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ के ऊपर अगर बल लगा रहा हूँ, तो मैं उत्तर में बल लगा रहा हूँ, दक्षिण में बल लगा रहा हूँ, ऊपर बल लगा रहा हूँ, नीचे बल लगा रहा हूँ, ये तमाम फैक्टर रहते हैं, उसमें दिशा भी इंक्लूडेड रहती है। लेकिन कुछ राशियाँ होती हैं जो कि अदिश होती हैं, है ना, जो कि अदिश होती हैं। जैसे जैसे कि मेरे पास मान लीजिए ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स का कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो वो तो उसका क्षेत्रफल, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है ना। किसी बर्तन के अंदर कितना पानी आ सकता है, उसका जो आयतन जैसे हम बोलते हैं वो निर्धारित है, उसमें कोई दिशा नहीं होती। आपको वजन कितना है वो निर्धारित है, उसमें कोई दिशा नहीं होती। लेकिन वहीं मैं कहीं पर दौड़ रहा हूँ किसी वेग से, किसी रफ्तार से, तो उसमें एक पर्टिकुलर दिशा होगी कि मैं किस दिशा में दौड़ रहा हूँ। तो सदिश राशियाँ वे होती हैं जिसमें दिशा भी इंक्लूड होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े थे, है ना, सदिश में ही थोड़ा सा और आगे बढ़े थे। अपन ने उनके कुछ रूल पढ़े थे, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, एकांक सदिश क्या होते हैं, सभी को देखा था, है ना। फिर अपन ने देखा था कि सदिशों को, अगर 2 सदिशों को अपन को जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ेंगे। ये सारे फैक्टर्स जो हैं अब अपन कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपने उनको देख लिया होगा, ताकि ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर पाओ। ओके, तो आज का जो बेसिकली लेक्चर होने वाला है, इसका टॉपिक रहने वाला है सदिश योग का त्रिभुज नियम, है ना। इसको पढ़ेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। सदिश योग का त्रिभुज नियम, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में प्रॉब्लम आती है, बट डोंट वरी, अपन कर लेंगे आराम से। आई बिलीव इन यू। और मेरी अंग्रेजी बहुत ख़राब है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि सदिश योग का ये जो त्रिभुज नियम है, ये आपसे कहना क्या चाहता है। पहली बात तो ये है, देखो एक नियम है, यानी कि ये एक रूल है जिसे बनाया गया था। अब मुझे भी नहीं पता किसने ये नियम दिया था, बट हाँ ये एक रूल है। क्या है? ये एक रूल है। और ये रूल अपन से क्या कहता है? ये रूल अपन से ये कहता है कि मेरे पास अगर कोई भी 2 सदिश दिए गए हैं और उनके बीच में एक एंगल बन रहा है, और मैं उन एंगल को अगर इस तरीके से व्यवस्थित कर दूं कि वो एक त्रिभुज का रूप ले ले, उनका जो परिणामी है वो एक त्रिभुज का रूप ले ले, तो वहाँ पर जो परिणामी उनका निकल के आता है वो उसका एक तो क्रम विपरीत होता है। थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पर, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो मान लीजिए मेरे पास एक सदिश ए है, ये, है ना। मेरे पास मान लीजिए ये एक सदिश है ए वेक्टर। ओके, मेरे पास एक और सदिश है इस तरीके से बी वेक्टर। अगर मैं इस सदिश को इस तरीके से अरेंज करूँ, इस तरीके से अरेंज करूँ, है ना। अब इनके बीच में कोई भी कोण बन रहा होगा, मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है, कोई भी कोण बन रहा होगा, इस तरीके से मैं अरेंज करूँ, तो यहाँ पर निकल के आने वाला जो वेक्टर होगा, जो इनका परिणामी होगा, वो परिणामी इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। अब परिभाषा के अनुसार भी समझेंगे और क्वेश्चन के अनुसार भी समझेंगे, जिससे इसको बेहतर तरीके से समझ सकें ये कहना क्या चाहता है। ओके, है ना। देखो इसकी लैंग्वेज है कि यह कहता है कि 2 सदिश त्रिभुजों के संलग्न 2 भुजाओं के रूप में समांतर क्रम में दर्शाया जाए, है ना। ये कहता है कि 2 सदिश हैं, उनकी त्रिभुज के संलग्न 2 भुजाएं, जैसे ये एक त्रिभुज है तो इसकी ये भुजाएं हैं, ये 3 भुजा रहती हैं त्रिभुज की, ऑल यू नो दैट। तो इसकी ये 2 भुजाएं मैंने कोई पर्टिकुलर इस तरीके से ले ली, है ना, ये। और इस तरीके से अपने पास कोई सदिश है, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ए वेक्टर, और इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ पर बी वेक्टर। तो ये दोनों कुछ इस तरीके से व्यवस्थित है जैसे त्रिभुज की 2 भुजाएं हों,
है कि नहीं। तो इनके समक्ष विपरीत क्रम में त्रिभुज की जो अंतिम भुजा आएगी, जो कुछ इस तरीके से आएगी, है ना, या कहें तो इस तरीके से आएगी, कैसे भी ले लो आप, है ना, इनके विपरीत क्रम में सामने अगर इनका कोई भुजा खींची जाए तो वो जो है परिणामी निकल के आएगी इन दोनों का, है ना, परिणामी निकल के आएगी इन दोनों का, इनके बीच का जो परिणामी निकल के आएगी ना, वो कैसे आएगी। देखो अब मैं इसको पर्टिकुलर समझाने वाला हूँ आपको, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। मेरे पास कोई एक वस्तु है, ये किस तरीके से, मेरे पास एक वस्तु है इस तरीके से। अब इसके ऊपर क्या है, फोर्स क्रिएट हो रहा है। एक फोर्स तो इधर लग रहा है ना, और एक फोर्स इस पर इधर की ओर लग रहा है। तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। फोर्स यानी बल, फोर्स यानी क्या होता है, बल। इसके ऊपर दो बल लग रहे हैं, एक लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, दूसरा लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है। इस तरीके से दोनों के बीच में थीटा एंगल है। तो अब जब भी इनका परिणामी निकल के आता है वो इनके मध्य निकल के आता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे अपन आर वेक्टर से दर्शाते हैं, है ना। जैसे मेरे पास कोई भी चीज़ है, मान लीजिए जैसे ये एक स्केल है, आपको दिख नहीं रही होगी ठीक से, पर भी देख लो, ये एक स्केल है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे बल लगाऊं और मैं इसके ऊपर ऐसे बल लगाऊं, तो अगर मैं एक बल ऊपर की ओर लगा रहा हूँ, एक बल आगे की ओर लगा रहा हूँ, तो ये वस्तु आगे की भी ओर भी नहीं जाएगी, ऊपर की ओर भी नहीं जाएगी, ये दोनों दिशाओं में गति करेगी। इसका बेहतर उदाहरण मेरे पास हो सकता है एक चार्जर की केबल, जिसका मैं इस्तेमाल अभी करने वाला हूँ। जैसे मेरे पास एक चार्जर की केबल है, ओके। तो देखो ये अब यहाँ पर रस्सी मान के चलो इसको, है ना, एक मैं इसके ऊपर बल ऐसे लगा रहा हूँ, है ना, मैं इसके ऊपर बल ऐसे लगा रहा हूँ, देखो मैं इसके ऊपर बल ऐसे भी लगा रहा हूँ और मैं इसके ऊपर बल ऐसे भी लगा रहा हूँ, है ना। अब ये मान लीजिए पीछे की ओर है, तो मैं जब बल लगाऊंगा दोनों तरफ, तो ये आगे की ओर आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन के अंदर, ऐसे इसके ऊपर एक फोर्स लगा इस तरीके से, है ना। देखो दोबारा देखो, ये इस तरीके से मुड़ी हुई थी, है ना। अब मैं इसे ऐसे आगे की ओर करूँगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी, है ना। इसको आगे की ओर करूँगा तो ये बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगी। लेकिन मैं दोनों तरफ बल लगाऊंगा, है ना, इधर भी बल लगा रहा हूँ और इधर भी बल लगा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में आ जाएगी, ऐसे ऐसे। क्यों, क्योंकि देखो ये मेरे पास एक रस्सी थी, है ना, इसके ऊपर मैंने एक तो फोर्स ऐसे लगा रहा था, एक तो फोर्स ऐसे लगा रहा था, तो इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स आ रहा था, यहाँ से थीटा कोण बन रहा है मान लीजिए, तो यहाँ से नेट फोर्स आ रहा था, बीच में परिणामी निकल के आ रहा था। दोबारा देख लो, ये इस तरीके से मुड़ी हुई है यहाँ से। अब एक फोर्स में से इसके किनारे पर आगे की ओर लगाऊंगा ऐसे, और एक ऊपर की ओर लगाऊंगा ऐसे, है ना, ऐसे। तो इस पर नेट परिणामी कहाँ पर लगेगा, बीच में, और ये रस्सी आगे की ओर आएगी, है ना। ये देखो, ये आ रही है कि नहीं, है ना। यानी कि इसके ऊपर जो नेट चार्ज लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है, इसके बीच में लग रहा है। तो ऐसे मेरे पास मान लीजिए दो सदिश हैं, कोई भी ए वेक्टर है ये, और ये हमारे पास कोई भी बी वेक्टर है, तो इनके बीच में लगने वाला जो नेट परिणामी निकल के आता है वो इनके बीच में निकल के आता है। इनके बीच का जो नेट परिणामी है वो इनके बीच में निकल के आता है, ठीक है। तो इनके बीच में निकल के आता है। तो अब मेरे को इस परिणामी की वैल्यू निकालनी है, तो उस वैल्यू को मैं सदिश योग के नियम से निकाल सकता हूँ। कैसे, सदिश योग का नियम का कहता है कि मान लीजिए आपके पास ये एक त्रिभुज है, तो ये एक सदिश है बी वेक्टर, तो आपने इसको इस तरीके से रख दिया बी वेक्टर, ओके, बी वेक्टर, है ना। दूसरा आपके पास ये है ए वेक्टर, इस तरीके से आपके पास दूसरा ए वेक्टर इस तरीके से है ना। तो इसको ऐसे रख दिया आपने, ए वेक्टर, है ना। देख लो, सबसे पहले तो ये बी वेक्टर था, तो मैंने एज इट इज का एज इट इज ये बी वेक्टर बना दिया। फिर ये ए वेक्टर था, इसको मैंने एज इट इज का एज इट इज यहाँ पर रख दिया, देखो थोड़ा सा उठा हुआ है यहाँ पर, और ये बी वेक्टर है और ये इससे थीटा कोण पर उठा हुआ है, तो ये बी वेक्टर और इससे थीटा कोण पर ये अपना ए वेक्टर यहाँ पर उठा हुआ है। देखो ऊपर एग्जैक्टली जैसा डायग्राम में मैंने वैसा ही बनाया है, बस इसकी स्थिति को परिवर्तित कर दिया। स्थिति को कैसे परिवर्तित किया है, थोड़ा सा देखो, है ना। यहाँ पर ये जो यहाँ पर रखा हुआ था ये वेक्टर, है ना, ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर यहाँ पर रखा हुआ था, इसको मैंने यहाँ पर ला के रख दिया, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर ला के रख दिया, है ना। सेम चीज़ यहाँ पर की है, देखो यही डायग्राम है वो मैंने यहाँ पर बनाया है। तो इनके बीच का ये जो रिजल्टेंट आएगा ये निकल के, है ना, ये निकल के आएगा, ये जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ये, है ना, ये इन दोनों का परिणामी होगा, यानी ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, ए वेक्टर के और बी वेक्टर के योग के बराबर होगा। अब इसको कैसे करना है ये भी समझोगे, एक बार में नहीं समझोगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, मैं कराता जा रहा हूँ। पहले तो ये परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी कि कोई दो त्रिभुज के संलग्न भुजाएं हैं इस तरीके से, है ना।
दो त्रिभुज के संलग्न भुजाएं हैं, इनके रूप में समांतर क्रम में दर्शाया जाए तथा इनके समान विपरीत क्रम में इस तरीके से कोई अगर एक त्रिभुज खींचा जाए तो वो जो होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है, जैसा कि यहाँ पर बन रहा है। ये ए वेक्टर रहा, ये बी वेक्टर रहा, दोनों की त्रिभुज के संलग्न ये भुजाएं हैं। तो इनके जो तीसरी भुजा निकल के आती है जो इनके विपरीत क्रम में होती है, यानी ये ऐसे है ये ऐसे है, तो इनके विपरीत क्रम में ऐसे एक भुजा निकल के आती है, या कहीं तो इनके समान एक भुजा निकल के आती है, वो बराबर होती है इन दोनों के योग की। और मेन चीज़ क्या है, परिभाषा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, कोई आपसे डेफिनेशन तो पूछने वाला है नहीं, जितने भी आएंगे क्वेश्चन ही आएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो परिभाषा इसकी थोड़ी उल्टी उल्टी रहती है और खुद मैंने बनाई है तो थोड़ी इधर उधर हो जाती है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट निकल के आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब दूसरी चीज़ है कि इससे अपने को बेनिफिट क्या मिलने वाला है ना। अब वो तो अपने को भी पता है भैया, दो सदस्यों के बीच में कोई परिणाम ही निकल के आएगा तो वो दोनों का योग ही होगा, है ना। बट इससे परिणाम क्या निकल के आता है, देखो परिणाम ये निकल के आता है कि यहाँ पर फिर अपन पाइथागोरस चर्चा जिनसे मैंने आपको पहले मिलाया था त्रिकोणमिति में, उनका उपयोग करके अपन इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इस तरीके से एक सदस्य है ए, और एक इसकी फोटोकॉपी कर लेते हैं इधर। ये मान लीजिए मेरे पास एक सदस्य ए वेक्टर है ना, और इससे थीटा कोण के ऊपर, महाराज ना करिए ना करो ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, इससे थीटा कोण पर, ये इससे थीटा कोण पर, इससे थीटा कोण पर यहाँ पर अपने पास क्या निकल के आ रहा है, बी वेक्टर निकल के आ रहा है। तो इनका रिजल्टेंट वी आर ऑल नो दैट कि इनके बीच में ही आएगा, है ना। लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के योग के बराबर। लेकिन इसे निकालने के लिए जो नए सूत्र है वो डिनोट करने और वो सदस्यों के त्रिभुज नियम से निकलेंगे। कैसे, देखो मैं क्या करता हूँ, इसी को एग्जैक्ट इसी सदस्य को मैं खिसका के थोड़ा आगे ले जाता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से ले गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने बस उसकी पोजीशन चेंज की, उसको समांतर खिसका के यहाँ रख दिया। और जिसने भी मेरी सदस्य की स्टार्टिंग वाला लेक्चर देखा है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सदस्य के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका परिमाण होता है, दूसरी उसकी दिशा होती है। परिमाण उसका डिसाइडेड होता है उसकी लंबाई से, है ना। जैसे ये है, ये देखो, अरे सदस्य आ जाए यार, ये पहले यहाँ पर था तो यहाँ पर जितना लंबा था उतना ही लंबा वो यहाँ पर है, देख लो इसकी लेंथ में कोई परिवर्तन आया नहीं। यहाँ पर रखो चाहे यहाँ पर रखो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, एक आदमी है, तुम उसे दिल्ली में खड़ा कर दो तो भी उसकी हाइट वही रहेगी, आगरा में खड़ा कर दो तो भी उसकी हाइट वही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैंने बस उसको यहाँ से यहाँ रख दिया, तो क्या उसकी दिशा परिवर्तित हुई, नहीं, पहले भी उसी दिशा में उठा हुआ था, अभी भी उसी दिशा में उठा हुआ है, तो दिशा भी वही है और उसका परिमाण भी वही है। और सदस्य इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है, तीसरी चीज़ उसमें कोई आती नहीं है ना। तो इसका क्या सदस्य चेंज हुआ, नहीं, सदस्य अभी भी ये वही है। और ये मैंने आपको सदस्यों के त्रिभुज नियम के सदस्य योग जब सदस्य पढ़ा रहा था मैं स्टार्टिंग लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि अगर आप उसको इसके ऐसे समांतर खिसका देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। तो बस जो यहाँ पर था उसको मैंने यहाँ पर रख दिया, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऐसे आगे खिसका के लाऊंगा ऐसे, और इसको इस तरीके से मिला दूंगा, है ना। वी आर ऑल नो दैट ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो कोण बन रहा था वो थीटा था। और सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि अब इनके अगर आप अब ये त्रिभुज के संलग्न भुजा हो गई दोनों, है ना। तो इनके सामने अगर आप इसकी अंतिम भुजा बनाते हो त्रिभुज की भुजा, है ना, तो वो क्या होगी, इन दोनों का परिणामी होगी, यानी वो होगी अपना आर वेक्टर, वो होगी अपना आर वेक्टर। यही अपन से त्रिभुज का नियम कहता है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि आप इस तरीके से जब इसको रख रहे हो तो ध्यान रखना है, जो ए वेक्टर का सर है, सर इसे बोलते हैं जहाँ पर तीर लगा होता है ना यार, उस तरीके से सर है, उससे बी वेक्टर की पूंछ मिलनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको उल्टा करके आपने इस तरीके से रख दिया, फिर तो यार उसकी दिशा ही बदल जाएगी। और दिशा दिशा को तो बदलने नहीं देना है अपने को, वरना दिशा बुरा मान जाएगी, है ना। तो ये अगर इस डायरेक्शन में है तो इसको आपको इसी डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि ये पहले यहाँ पर भी तो इसी डायरेक्शन में था। अगर आपने इसको ऐसे रख दिया होता, मान लीजिए इसका तीर ऐसे बना दिया, तो क्या हो गया, उसकी दिशा परिवर्तित होगी, जो कि आपको नहीं रखना है। इसका जो सर है वो बी वेक्टर की पूंछ से ही आएगा, है ना। और जो परिणामी निकल के आएगा उसका सर बी वेक्टर के सर से ही मिलेगा, इस बात को आपको याद रखना है ना। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब मेन बात क्या है, देखो ये अपने पास बी वेक्टर है और यहाँ पर ये थीटा कोण बना रहा है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिधर थीटा कोण बन रहा होता है उधर आप उसका एक घटक ले सकते हो, ये वाला घटक, जो कि निकल के आएगा बी कॉस थीटा, बोलो राधे राधे, है ना। एक उसके लंबवत घटक निकल के आता है, ऐसे निकल के आएगा। अच्छा, इसको मैं आगे खिसका के यहाँ पर रख दूँ तो क्या दिक्कत है, क्योंकि इसमें तो परिवर्तन आएगा ही नहीं। वी आर ऑल नो दैट कि समांतर खिसकाने पर कोई परिवर्तन नहीं आया। अभी बी वेक्टर को यहाँ से यहाँ खिसका के लाए, कोई परिवर्तन आया नहीं। तो उसको स्थिति पोजीशन में अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर दोगे तो फर्क नहीं आएगा, बस उसकी डायरेक्शन और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो सेम रहना चाहिए, परिमाण और उसकी दिशा समान रहनी चाहिए। तो ये यहाँ पर बनता जनरली, मैं उसको खिसका के यहाँ पर ले आया, लंबाई तो अभी भी यहाँ पर थी वही यहाँ पर है और दिशा अभी भी वही है, कोई फर्क नहीं है ना। तो ये बी कॉस थीटा है, ये बी साइन थीटा है। कैसे आया, देखो जिधर थीटा बन रहा था उधर कॉस थीटा आता है और जिधर नहीं बनता उधर साइन थीटा आता है। ये कैसे आता है, आई नो अब में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो पुराना लेक्चर जाके देख लें,
ओके, तो ये बी कॉस थीटा निकल के आ गया, ये साइन थीटा निकल के आ गया। ये तो अपना ए वेक्टर है, यहाँ पर लिखा भी है ए वेक्टर है। अब अपने को निकालना है रिजल्टेंट। कैसे निकल के आएगा? अरे भैया पाइथागोरस चर्चा की थ्योरम लगा दो। ये कर्ण बन रहा है अपना, और ये अपना लंब बन रहा है, और ये अपना, क्योंकि यहाँ पर देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, वरना भूल मत जाना, है ना। और यहाँ पर ए और आर, इनके बीच में मान लीजिए कोण अल्फा बन रहा है, मान के चलिए कोण अल्फा बन रहा है, इन दोनों के बीच में कोण अल्फा बन रहा है। तो अल्फा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और बचे कुछ भैया क्या हो जाएंगे? अपने आधार हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो अपने को निकालना है परिणामी की वैल्यू, यानी आर की वैल्यू। वो कैसे निकालें? आर का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब, लंब है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। आधार क्या है? ये है ए वेक्टर और बी कॉस थीटा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा मेरे भैया, ये पूरा त्रिभुज लेके चल रहे हैं अपन। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज थोड़ी है, पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज पर लगती है। समकोण त्रिभुज ये पूरा त्रिभुज है, तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा ये दोनों आएंगे आधार में। वेक्टर नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर प्रमाण निकल रहे हैं, तो प्रमाण में तो प्रमाण ही चलेगा ना, है ना। आधार का स्कोर यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा एक और बार आपको रिवाइज करा के। पहले यहाँ पर देखो, सॉरी अंडर रूट गलत लगा दिया। ये स्कोर है, इसका इधर पश्चांतर कर दो तो ये अंडर रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वी आर ऑल नो दैट। अब बी साइन थीटा का वर्ग करोगे तो बी का वर्ग करोगे तो बी वर्ग, साइन थीटा का वर्ग करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है? बी कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? 2ab कॉस थीटा, है ना। आई होप कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं इसको एक और बार दोबारा डिनोट करके बताने वाला हूँ। फटाफट एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना कि ये किस तरीके से आया, है ना, ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। ओके, मेरे पास ये एक इस तरीके से सदिश है ए वेक्टर, है ना। मेरे पास ये एक और सदिश है इस तरीके से बी वेक्टर, है ना। और इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है इस तरीके से थीटा कोण बन रहा है ना। अपने को सदिश बेसिकली इस तरीके से दिया था, ए इधर दिया था, इससे थीटा कोण पर बी दिया था, है ना। थीटा कोण पर अपने को बी वेक्टर दिया था, बस मैंने इसको खिसका के यहाँ पर रख दिया। देखो इसको खिसका के यहाँ दिया, वैसे यहाँ पर था थीटा कोण पर, बस मैं उसको थोड़ा सा उसकी पोजीशन में चेंज करके आगे लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। फिर सदिश योग का त्रिभुज नियम ने अपन को इजाजत दे दी कि भैया ऐसे तुम लाइन खींच लो, और ये जो लाइन निकल के आ रही है ये आर वेक्टर होगी, यानी इन दोनों का क्या होगी? परिणामी होगी। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कोण बन रहा है, अल्फा कोण बन रहा है, मान के चल रहे हैं अल्फा कोण बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करो, एक लाइन इस तरीके से खींच दो, तो क्योंकि तुम्हारी मर्जी। अब ये बी वेक्टर है, ये इस तरीके से बी वेक्टर, और ये इधर थीटा कोण बना रहा है, तो जिधर थीटा कोण बन रहा होता है उधर वाला अक्ष बी कॉस थीटा आता है, और उसके लंबवत वाला अक्ष यानी ये वाला अक्ष बी साइन थीटा होता है, जिसे मैं पिछले लेक्चर के अंदर कन्वर्ट करा चुका हूँ। बोले जय माता दी। ठीक है, अब मेरे को निकालना है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कैसे निकालोगे? आर का स्क्वायर बराबर बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, प्लस के ये ए वेक्टर है और ये बी कॉस थीटा है, ए प्लस के बी कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। अब ये कैसे निकल के आया? इन्हें निकल के आया पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर कर्ण क्या बनता है? देखो ये थीटा अल्फा कोण यहाँ पर बन रहा है, तो कोण के सामने वाला लंब होता है, तो ये अपना लंब हो गया, है ना। 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, वी आर ऑल नो दैट, तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है। और बच्चे कुछ भैया क्या होते हैं? अपने आधार होते हैं। तो कर्ण का वर्ग यानी आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी बी साइन थीटा का वर्ग प्लस के ए प्लस के बी कॉस थीटा का वर्ग। ए ये रहा, बी कॉस थीटा ये रहा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का आधार होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे अपन। ओके, तो ए प्लस के बी कॉस थीटा का वर्ग, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। वर्ग है, इसको इधर पहुँचा दो तो ये अंडर रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पश्चांतर कर दिया उसका। अब बी साइन थीटा का वर्ग करोगे तो क्या निकल के आएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के ए प्लस के बी कॉस थीटा, ए प्लस के बी कॉस थीटा को आप बी ही मान लो, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी को पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? बी कॉस थीटा, यानी बी कॉस थीटा का स्क्वायर कितना होगा? बी स्क्वायर और कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, बी का बी स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू क्या है? बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ये हमारे पास निकल के आया। बोलोगे अंडर रूट था ना ऊपर, तो अंडर रूट मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में बी स्क्वायर है, तो दोनों में से मैंने बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा बचा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बचा, है ना। प्लस में अपना ए स्क्वायर तो था ही, प्लस के 2ab कॉस थीटा था, है ना। देखो इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा गणित तो मैंने लगाया नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ फॉलो की है कि यहाँ पर था बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
ये, और यहाँ पर था बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये, है ना। दोनों के अंदर बी स्क्वायर आ रहा था तो बी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा अंदर। ओके, ओके, बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बचा अंदर, है ना। और ये स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा, ये एज इट इज का एज इट इज रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यू नो दैट 1 होता है, तो सूत्र निकल के आ गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा, और अंडर रूट लगा है तो लगा है, जो कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर भाषा के अंदर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा, है ना। ये मैंने अभी डिनोट करके निकाला है, तो इसको आपको याद कर लेना है, इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये मैंने क्या बता दिया, ये मैंने वही चीज़ जो मैंने वहाँ पर लिखी थी, ये अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है, क्योंकि आपको पता है मेरी हैंड राइटिंग पढ़ाते वक्त कितनी बढ़िया आती है ना। देखो सेम चीज़ है, यहाँ पर ए वेक्टर इधर था, यहाँ पर बी वेक्टर इधर था, दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा था, दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा था, इस तरीके से, है ना। तो ये ए वेक्टर रहा, ये बी वेक्टर रहा, दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा था, बस ये था, इसको मैं खिसका के यहाँ पर ले आया, यहाँ पर बन रहा था ये, तो इसको खिसका के यहाँ पर ले आया, है ना। तो इनके बीच का जो परिणामी निकल गया, मान लीजिए यहाँ पर अल्फा कोण बन रहा है ना, अल्फा कोण बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये बी वेक्टर है, अगर इसका नीचे की ओर घटक लिया जाए तो बी कॉस थीटा आएगा, और लंबवत घटक लिया जाए तो ये बी साइन थीटा आएगा। फिर वही पाइथागोरस चर्चा की थ्योरम लगा के अपन ने लगा दी, है ना। अब यहाँ पर क्या देखना है, मेन चीज़, इस सिर पूंछ, ये ए वेक्टर है, यहाँ पर ए वेक्टर का जो सिर है, बी वेक्टर की ये जो पूंछ है इससे मिलेगा, है ना। और यहाँ पर क्या है, जो बी वेक्टर का सर है, सर यानी जो तीर लगा होता है ना ऐसे इस तरीके से, है ना, वो ये परिणामी है उसके सर से मिलेगा। देखो सर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। और यहाँ पर जो आर वेक्टर निकल के आ रहा है, ये ब्लू वाली लाइन, ये बराबर होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, है ना, यानी इनका परिणामी होगा, जिसका सूत्र मैंने नीचे आपको लिख दिया है कि किस तरीके से अपन ने इसको डिनोट किया था। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इसकी डेरिवेशन बेहतर तरीके से आपको करवा चुका हूँ, है ना। एक और चीज़ निकल के आ सकती है यहाँ पर टेन अल्फा, यानी अल्फा मेरे को कौन निकालना हो कि यहाँ पर परिणामी, क्वेश्चन पूछ ले कभी कभी कि परिणामी और सदिश ए के बीच में कितना कोण बनेगा, तो आप लिख सकते हो कि टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा वही टेन अल्फा वी आर ऑल नो दैट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लाल बटे कक्का, याद है अपने पास एक कक्का थे जिनको थोड़ा सा चढ़ा दो तो लाल हो जाते थे। यहाँ पर आता है सेन, यहाँ पर आता है कॉस, यहाँ पर आता है टेन, और लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब है अपना बी साइन थीटा बटे आधार कितना है, ये ए वेक्टर रहा, ये बी कॉस थीटा रहा, आधार यहाँ से यहाँ तक है तो दोनों को जोड़ दो, ए प्लस के बी कॉस थीटा। तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया, ये अपने पास टेन अल्फा निकल के आ गया, है ना। और वी आर ऑल नो दैट कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकालना फिर आसान हो जाएगी। कैसे निकालेंगे ये भी अपन आगे देख लेंगे, चिंता करने वाली कोई समस्या वाली बात नहीं है। सूत्र करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। ये सूत्र निकल के आ गया टेन अल्फा का। इससे अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अपन साइन अल्फा भी ले सकते थे, कॉस अल्फा भी ले सकते थे, कोई सा भी अल्फा ले सकते थे, बस हाँ टेन अल्फा को प्रेफर किया जाता है। और ज़्यादातर बुक में आपको टेन अल्फा ही दिया जाता है, इसीलिए अपन ने टेन अल्फा भी बता दिया। इसे जस्ट ये होता है कि कोण की वैल्यू निकल आती है, एंगल की वैल्यू निकल आती है। ये क्या है, वो लोग ये बड़ी जाती कर रहे हो भैया यार, तुम ये क्यों बता रहे हो कि ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण अल्फा है। ऐसा भी तो है, बी वेक्टर और ये आर वेक्टर, इसके बीच में भी तो कोई कोण बन रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पर बीटा कोण बन रहा है, तो उसका वो फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी तो कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा। देखो इसका भी कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा, यहाँ पर बी वेक्टर बन रहा है, लेकिन ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसमें तमाम त्रिकोणमिति लगा के आंसर निकालना पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप आंसर याद कर लो। लेकिन आपको आंसर याद नहीं करना तो आपको क्या करना है, एक काम करना है, इस त्रिभुज को थोड़ा सा उल्टा कर देना, थोड़ा सा घुमा फिरा देना है, और करना क्या है, ये जो बी वेक्टर है उसे ए वेक्टर की जगह पर रख देना है, और जो ए वेक्टर है उसको बी वेक्टर की जगह पर रख देना है। अब ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से कोई खास इफेक्ट तो पड़ने वाला है नहीं, ऑल यू नो दैट, बट फर्क इतना पड़ेगा कि ए वेक्टर की जगह पर बी वेक्टर आ जाएगा, बी वेक्टर की जगह पर ए वेक्टर आ जाएगा। बाकी इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल फिर से थीटा ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस ए की जगह पर बी आ जाएगा, बी की जगह पर ए आ जाएगा। तो इसका निकल के आया बी साइन थीटा, तो इसका आ जाएगा, एक मिनट, ये तो अल्फा का है ना, टेन अल्फा का सूत्र निकाला यार, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बटे ए प्लस के बी कॉस थीटा। ए प्लस के बी कॉस थीटा जो मैंने यहाँ पर निकाला ना, वही यहाँ पर लिख दिया है, कोई नहीं, अच्छी हैंड राइटिंग में लिख दिया है बस, है ना। मैं बोल रहा हूँ ये बीटा यहाँ पर निकालना हो तो, है ना, बीटा निकालना हो तो कुछ नहीं करना, ये निकल के आया कितना, बी साइन थीटा बटे ए प्लस के बी कॉस थीटा, ये निकल के आ जाएगा ए साइन थीटा बटे बी प्लस के ए कॉस थीटा। यानी यहाँ पर जो बी था उसकी जगह पर ए आ गया, ए था उसकी जगह पर बी आ गया, बी था उसकी जगह पर ए आ गया, है ना। बस मैंने थोड़ा सा पोजीशन में फर्क कर दिया, ए वेक्टर था उसकी जगह पर बी वेक्टर को रख दिया, बी वेक्टर था उसकी जगह पर ए वेक्टर को रख दिया। तो फिर यहाँ पर जो कोण बनने लगा वो अल्फा नहीं था, वो बीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर बी वेक्टर रख दिया, है ना। बाकी पोजीशन में थोड़ा सा फर्क कर दिया, एंगल वेंगल सब वही था, तो साइन थीटा कॉस थीटा में कोई परिवर्तन नहीं आया, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, ए की जगह पर बी, बी की जगह पर ए, ऐसे याद रख लेना। और भैया याद नहीं हो रहा तो यहाँ पर थोड़ी त्रिकोणमिति लगेगी, बट छोड़ो चक्कर, आप उसमें क्यों दिमाग खपाना,
जब हम सीधी सी भाषा में समझ सकते हैं। ओके, और आई थिंक यहाँ पर लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है, थोड़ी सी लो है, तो मैं थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करता हूँ। ओके, 2 मिनट रुको, 2 मिनट का टाइम मेरे को अभी आप दो। जय माता दी। ठीक है, अब देखते हैं रूल्स। कुछ रूल्स हैं जिनका यूज यहाँ पर होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको पढ़ लेना है। पहला रूल्स ये कहता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरे पास दो सदस्य हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनका परिणामी उनके बीच में ही निकल के आएगा। परिणामी यानी नेट फोर्स। अब देखो, एक अब किसी वस्तु है, आप उसको ऊपर भी और बल लगा रहे हो और इधर की ओर भी बल लगा रहे हो, दोनों ओर बल लगा रहे हो, तो वो दोनों ओर तो गति नहीं कर सकती, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, या तो दोनों के मध्य में जाएगी एक परिणामी फोर्स गेन करके। कैसे कैसे देखो, यही रहा वो अपना एग्जाम्पल। इसको मैंने थोड़ा सा मोड़ दिया इस तरीके से, तो मैं इसके ऊपर आगे भी बल लगा रहा हूँ, इसको ऐसे भी बल लगा रहा हूँ, इसके ऊपर ऐसे भी बल लगा रहा हूँ, तो इसके ऊपर परिणामी बीच में निकल के आएगा, बीच में, इस तरीके से बीच में। यानी इसके ऊपर जो परिणामी है वो देखो, मैंने इसके ऊपर फोर्स इधर भी लगाया और इधर भी लगाया है ना, लेकिन ये वस्तु गई किधर, इधर, क्योंकि इसके ऊपर परिणामी निकल के आया इधर, है ना। देखो, मैं इधर की ओर भी बल लगा रहा हूँ, इधर की ओर भी बल लगा रहा हूँ, दोनों साथ में लगाऊंगा, तो ये किधर गई, ये किधर गई, ऊपर की ओर, है ना। यही तो समझाना चाहता हूँ तो मैं, कि इनका परिणामी जो है ऊपर की ओर निकल के आएगा। अच्छा, परिणामी उधर की ओर झुक जाता है जिधर का बल आप ज़्यादा लगा रहे हो, जिधर का सदिश ज़्यादा है ना। परिणामी प्रबलतम सदिश से कम कौन बनाता है, कुल मिलाकर बात वही है। वैसे समझो 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 समझो, यही रस्सी का प्रयोग करते हैं। बोलोगे कि देखो, मैं इस पर बल लगा रहा हूँ तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन मैं इसके ऊपर कम बल लगा रहा हूँ, इधर की ओर ज़्यादा बल लगा रहा हूँ। देखो, अब बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। अगर मैं दोनों ओर बराबर बल लगाऊँ तो ये डेफिनेटली ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन मैं इधर की ओर बल ज़्यादा लगाऊँ तो ये इधर की ओर जाएगा। कैसे, देखो, है ना, ये क्योंकि मैंने अब इधर की ओर बल ज़्यादा लगाया, तो ये ऊपर की ओर जाने की बजाय थोड़ा सा इधर की ओर हो गया, थोड़ा सा एंगल में परिवर्तन आ गया, है ना। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरे भैया, है ना, ये मेरे पास एक इस तरीके से मेरे पास कोई वस्तु है जिसको मैंने पीलू पीलू कर दिया इस तरीके से, है ना। उसके ऊपर इधर मैं बल लगा रहा हूँ, इधर मैं बल लगा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इधर की ओर थोड़ा प्रबल बल लगा रहा हूँ। मैं इधर की ओर जो बल लगा रहा हूँ वो थोड़ा सा प्रबल है, इधर की ओर जो बल लग रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और इधर की ओर जो बल लग रहा है वो कम है, तो ये वस्तु इधर की ओर ज़्यादा गति करेगी, मतलब इधर कम कोण बनाएगी, इधर की ओर थोड़ी विस्थापित होगी। क्यों, क्योंकि इधर का जो परिणामी है वो ज़्यादा है, तो इधर कम कोण बनाएगी, ऐसा भी कह सकता हूँ मैं, है ना। तो जो प्रबलतम सदिश होती है उससे कम कोण बनाता है, याद रख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना कभी रस्सी रस्सी पर, है ना। इसी का यूज होता है ना, इसी का थोड़ा सा यूज होता है कि रहने दो, दिमाग खराब होगा वैसे ही तो। ओके, तो इसके बीच में कुछ बताना है, हाँ, तो मैं एंगल की जानकारी देनी है। देखो, हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसका परिणामी क्या निकल के आया है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट के ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा। अब मैं बहुत ज्ञान की बात आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ध्यान से सोना है तो जाग जाइए, है ना। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री से स्टार्ट, 0 डिग्री से स्टार्ट कर दें ना, 0 सबसे बेहतर उपाय। अगर मैं 0 डिग्री से स्टार्ट करूं तो आर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, बोलोगे अंडर रूट के ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के, थीटा की जगह पर मैंने 0 रख दिया। जैसे ही मैंने थीटा की जगह पर 0 रखा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर निकल के आ गया 2ab। यहाँ पर कॉस थीटा भी तो था, अरे मूर्खों, थीटा की जगह पर मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो कॉस थीटा, कॉस 0 तो 1 हो गया ना, तो 1 का मल्टीप्लाई 2ab में करोगे तो 2ab निकल के आएगा, तो थीटा बराबर 0 रखने पर मेरे को ये मिला, है ना। कैसे, देखो, इधर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा होता है ना, थीटा की जगह पर 0 है तो कॉस 0 ये 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करो तो 2ab आएगा। अब इस छोटी सी बात को भी बार बार बताने की तो ज़रूरत है नहीं अपने को, है ना। नेक्स्ट, थीटा बराबर 0 डिग्री रखने की बजाय मैं 60 डिग्री रख देता हूँ, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के, देखो कॉस 60 डिग्री बराबर साइन के 30 डिग्री, और साइन के 30 डिग्री 1/2 होता है, याद है ना वरना, तो 2ab कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री यानी साइन के 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 बोले राम राम। ओके, बचे क्या, अंडर रूट के ए का वर्ग प्लस के बी का वर्ग प्लस के ए बी, ये अपने पास वैल्यू निकल के आई, ये अपने पास वैल्यू निकल के आई। ये याद रखना, ये इसकी जो वैल्यू है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा कितनी हो सकती है,
बोलोगे कॉस थीटा की सबसे ज़्यादा वैल्यू तो एक ही हो सकती है, क्योंकि एक से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो नहीं सकती। तो 0 डिग्री रखने पर आपको एक ही मिलेगा ना, 0 डिग्री रखेंगे तभी तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको एक मिलेगी, तभी तो मिलेगी ना एक वैल्यू। हाँ, तो ये उसका मैक्सिमम मान है, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यही है। बाकी ये बी स्क्वायर तो जो भी आप रखना है रखो, है ना। जो भी बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो सबको समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वरना हो सकता है किसी के अभी 6 फुट से ऊपर जा रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है, समझने की बात है। थीटा बराबर 60 डिग्री रख दिया, हम यहीं पर रखेंगे और यहीं पर रखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री, दूसरे पेज में नहीं रखने वाले, यहीं पर रखेंगे। तो क्या होगा, वही मेरे भैया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, काम खत्म। बोलो कि आगे 2 ए बी कॉस थीटा था, मेरे भैया थीटा की जगह पर 90 डिग्री रख दिया, और कॉस 90 डिग्री कॉस जीरो साइन 0 डिग्री के बराबर होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। तो 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 हो जाएगी। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0। 0 इंटू 2 ए बी 0, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, करके देख लेना। ये तो मैं सबको एक्सपर्ट करा चुका हूँ, चार लेक्चर किए थे मैंने ट्रिगोनोमेट्री पर, इतना बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया था ताकि गधा भी इसको समझ सके। आप तो समझदार हो वैसे भी, ठीक है। तो 0 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कवर कर लिया। अभी 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 कहाँ रुकने वाले हैं, अभी तो अपन और आगे जाएंगे। कहाँ तक, अभी जाएंगे 120 डिग्री पर। 120 डिग्री रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस के बी का वर्ग प्लस के 2ab, 2ab कॉस 120। 120 को सिंपल सी बात है, वैल्यू नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, 120 को 2 से डिवाइड करो। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री निकल के आएगा। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट बताओ हमको। बोले कॉस 60 डिग्री वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री, यानी 1/2 ही होती है। हाँ 1/2 ही होती है। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। ओके 1/2, लेकिन नेगेटिव होगी क्योंकि ये 120 डिग्री है। और इसका ज्ञान होना चाहिए क्वाड्रेंट के अंदर। मैंने क्वाड्रेंट के अंदर आपको अच्छी तरीके से बताया था, ये चतुर्थांश होते हैं। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, है ना। ये होता है बढ़िया 360 डिग्री, है ना, इस तरीके से। तो 0 और 90 इसके बीच में सभी पॉजिटिव निकल के आते हैं और पॉजिटिव निकल के आते हैं। लेकिन 90 और 180 के बीच में क्या निकल के आते हैं, 90 और 180 के बीच में क्या निकल के आते हैं, सब नेगेटिव निकल के आते हैं। ओनली साइन को छोड़ दिया जाए और कॉसेक को छोड़ दिया तो। यहाँ पर तो कॉस है, कॉस थोड़ी आता है, यहाँ पर साइन और कॉसेक आता है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये नेगेटिव निकल के आएगी, है ना। और जिन भी बच्चों को सिंपल से मेथड से सॉल्व करना है उससे मैं सॉल्व करवा देता हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो ऐसे भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस, कॉस 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस के 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस के 30 डिग्री, है ना। अब ये रहा 0, ये रहा 90, 90 प्लस कर रहा हूँ यानी इस वाले एरिया में आ रहा हूँ। इस वाले एरिया में ओनली साइन पॉजिटिव रहेगा और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर कॉस है तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी नेगेटिव। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी माइनस के 2ab, है ना। 90 कॉस 90 प्लस के थीटा इजक्वल टू होता है कॉस थीटा, इजक्वल टू होता है कॉस थीटा। थीटा कितना 30 डिग्री, थीटा कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन के 60 डिग्री बराबर अंडर रूट 3/2, है ना। पहले मेरे से गलती हो गई थी, 2ab कॉस 30 डिग्री वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट 3/2 आएगी। 2 से 2 बोले राम राम, बच्चे क्या, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के अंडर रूट के 3a इंटू बी। ये इसकी 120 डिग्री पर वैल्यू निकल के आ रही है। ओके इसका कोई यूज खासा होने वाला नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। बस यहाँ तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि किस तरीके से निकाली थी। ये क्या हुआ, हटा रहा हूँ भैया मैं इसको, है ना। अब थीटा बराबर मैं क्या रख के देखता हूँ, 180 डिग्री रख के देखता हूँ, क्या रख के देखता हूँ, 180 डिग्री रख के देखता हूँ। तो वही सूत्र लगेगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा कितना है 180 डिग्री, है ना। वही मैंने आपको बताया, जी 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है ना। और फिर मैंने आपको फलाना भी सिखाया था कि कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आती है, 1 निकल के आती है। यहाँ पर क्या निकल के आती है, 0 निकल के आती है। यहाँ पर क्या निकल के आती है, माइनस के 1 निकल के आती है। फिर से 0, फिर के 1, फिर 0 -1। ये मैंने त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ाया था, याद होगा तो, है ना। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 1, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस आ गया। अब मज़ेदार बात ये है, मज़ेदार बात क्या है, मज़ेदार बात ये है, ये है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ये इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। सेम चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। 2 से फिर अंडर रूट बोले राम राम, और बचा क्या, ए माइनस बी बोलो राधे राधे, है ना।
तो ए माइनस बी यहाँ पर अपनी वैल्यू निकल के आ गई, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पर। ऐसा है, फिर इधर आओ, थोड़ा बैक आओ, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर तो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी 0 डिग्री पर क्या निकल के आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। मैंने कहा हाँ निकल के आ रहा है, तो उसको तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी तो यही होता है। हाँ, अंडर रूट लगाए, फिर वर्ग से अंडर रूट बोला, टाटा बचा क्या, ए प्लस के बी। तो आर इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ए प्लस बी, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके क्या निकल के आ गया, ए प्लस बी। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, ए प्लस बी, और ये क्या है, ए माइनस बी। तो ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि कॉस 180 डिग्री पर इसका वैल्यू -1 होता है, कॉस थीटा का वैल्यू -1 होता है, और कॉस थीटा के इससे कम मान हो नहीं सकता, ये सबसे कम मान है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई आर वेक्टर की, क्या निकल के आ गई, मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई कितनी, ए माइनस के बी। और यहाँ पर क्या निकल के आ गई, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई, ए प्लस के बी। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ए और बी इनका मान कुछ भी हो सकता है, अपन कुछ भी रखेंगे, लेकिन कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा की अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो अपने पास क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी, और मिनिमम निकालनी है तो -1 निकल के आएगी। मैक्सिमम होगी 0 पर जो कि है ए प्लस बी, और मिनिमम होगी कितनी पर, 180 डिग्री पर जो कि होगी, सीधी सी बात है। मुझे थोड़ा सा बैक करना है और मुझे देखना है क्या अपन लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं आगे। 79% आप ऐसे कर सकते हैं, तो अपने पास पर्याप्त मात्रा में चार्ज अभी है। ओके, तो अपना नोट खोलो। ओके, तो ये अपने पास निकल के आ गया है ना। यहाँ पर कुल मिलाकर मेरे को आपको क्या बताना था, जो अपना आर निकल के आता है उसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 डिग्री। उसमें थीटा जी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है ए माइनस बी, सॉरी मिनिमम वैल्यू है ए माइनस बी। आर वेक्टर इसके बराबर भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए प्लस के बी, ए प्लस के बी। जो आर है इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा ही रहेगा, इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन ए प्लस बी से ये बड़ा नहीं हो सकता। तो ये क्या निकल के आ गया, ये एक रिलेशन निकल के आ गया जिसको आपको याद रख लेना है। ओके ओके, अब निकल के आते हैं क्वेश्चन। अब अपने को क्वेश्चन करना है, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आप कर दोगे, क्योंकि मैंने अभी तक जो पढ़ाया है वो पूरी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। आपको समय देता हूँ वीडियो पॉज करने का, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अब थोड़ा सा बैक आते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, सब कुछ क्या हुआ था, राम कथा शुरू से स्टार्ट करते हैं अपने, है ना। सतीश योग का नियम ये कहता था कि अगर त्रिभुज के समान कोई दो भुजाएं हैं इस तरीके से, है ना, तो उसको त्रिभुज के रूप में इस तरीके से व्यवस्थित कर दो, बाकी परिभाषा पर ज़्यादा ध्यान मत दो, इस तरीके से थोड़ा सा खिसका के। तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ये इन दोनों का योग के बराबर होगा। क्या निकल के आएगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, बाकी परिभाषा वो थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाली चीज़ है। ओके, यहाँ पर सूत्र निकाल दो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा याद निकल के आया। अगर किसी को समझ में नहीं आया कैसे निकल के आया तो याद कर ले, बाकी टीचर चेंज कर ले, समझ में नहीं आ रहा हो तो। समझाने की पूरा एफर्ट लगाया अपन ने, बाकी आप शुरू से नहीं देख रहे तो वो तो आपकी गलती है ना। टेन अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर भी वही लग गए थे लाल बटा कक्का, है ना। और ये वही ये बी साइन थीटा बटे ए प्लस के बी कॉस थीटा, और ये ए साइन थीटा बटे बी प्लस के कॉस थीटा कहाँ से निकल के आया। ये बीटा क्या है, बीटा है जो अपना बी वेक्टर है उसका कोण किससे किससे, उसका कोण जो परिणामी है उससे, और ए वेक्टर का कोण जो परिणामी है उससे, है ना। देखो कुल मिलाकर बात है, ए वेक्टर एक सदिश है, बी वेक्टर एक सदिश है, तो जरूरी थोड़ी है कि ए वेक्टर जो वो बी वेक्टर भी हो सकता है। अब यहाँ पर कोई निर्धारित नहीं है ए वेक्टर क्या है बी वेक्टर क्या है, यहाँ पर तो कुल मिला के अपने को ये पता है ए वेक्टर बी वेक्टर दो सदिश है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो अपन जरूरी थोड़ी है कि इसी को ए वेक्टर माने, इसको बी वेक्टर भी तो मान सकते हैं। अगर इसको बी वेक्टर मान के चलेंगे तो बी वेक्टर का आर वेक्टर के साथ कौन निकल आएगा, फिर ये सूत्र आएगा, है ना। ए बी की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ये बेसिक से रूल बताए थे कि परिणामी हमेशा इनके बीच में ही निकल के आएगा, ऐसा नहीं है कि तुम इधर निकाल दो कहीं पर परिणामी उसका, है ना। और बाकी ये उधर उधर झुक जाता है ना। और ये मैंने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि इसकी वैल्यू इतने से ज़्यादा और इतने से कम नहीं हो सकती, ये सीधी सी चीज़ है। मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि अब अपने को करनी है। यदि दो सदस्यों का परिणामी यानी आर वेक्टर अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, अंडर रूट के 21, वाह भाई वाह, अंडर रूट 21 अपने को दे रखा है। बोला जा रहा है कि दो सदस्य ए वेक्टर, अच्छा ए वेक्टर का परिमाण दिया गया है, ओ माय गॉड, ए अपने को दे रखा है अंडर रूट के 3। ये मॉड का मतलब परिणाम होता है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। और बी वेक्टर अपने को 3 दे रखा है। बोल रहा है इनके मध्य कोण ज्ञात कीजिए। इससे हलवा क्वेश्चन क्या हो सकता है ना। तो सूत्र लगा दो भैया, आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो सकता है, अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा, कॉस थीटा। सीधी सी बात है। अब देखो सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप क्या करो, ये जो अंडर रूट है इसको इधर ले जाओ, या कहें तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। तो आर का वर्ग हो गया, ये इधर वर्ग किया तो अंडर रूट हट गया, क्या निकल के आया, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा।
थीटा की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाउंड करनी है। आर स्क्वायर, आर क्या है, √21। अब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाता है, तो खाली 21 निकल के आ गया। यहाँ पर ए का स्क्वायर, ए क्या है अपना √3, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी अंडर रूट हट जाएगा 3। बी का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का गुणा 3 में करोगे 9। 2 इंटू ए इंटू बी, ए क्या है अपना 3 है, बी क्या है √3 है, बी क्या है √3 है, कॉस थीटा। ओके 9 3 कितना हो गया, बोलोगे 9 3 तो 12 होता है ना, और यहाँ पर निकल के आ गया 3 दूनी 6 √3 कॉस के थीटा। ओके आगे गैप दिया है क्या, नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कैलकुलेशन को अपन। हमारे पास टेक्नोलॉजी है यार। 21 को इधर ले जाओ तो 21 - 12 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 6 √3 कॉस थीटा। 21 में से 12 गए तो कितने बचे, कितने बचेंगे यार, कैलकुलेटर का यूज़ करें। 8 और 2 10 और 9 बचेंगे ना, 9 2 11, 9 ही बचेंगे, है ना। बराबर क्या है 6 √3 कॉस थीटा। ओके कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया अपना, 6 √3 का पश्चांतर कर दो तो 9 के बटे में पहुंच गया 6 √3। ओके इससे कटा 3 × 9 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर निकल के आ गया 3/2 √3, 3/2 √3 यहाँ पर निकल के आ गया। ओके अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, एक काम करो, यहाँ पर दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ऊपर हो गया 3 √3 और नीचे क्या हो गया 2 इंटू √3 है, नीचे भी √3 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया 3 √3 और √3 इंटू √3 किया तो √3 निकल के आ गया, और ये 2 3 से 3 कट गया तो √3/2 अपने पास निकल के आया है। इसको क्या करता हूँ मैं एक बार दोबारा कराता हूँ अच्छे से गेम में, ताकि बेहतर तरीके से आपकी समझ में आ सके क्वेश्चन क्या है। ओके 2 मिनट रुको, प्रतीक्षा करो। ये प्लस किया, ये एक नई स्लाइड तैयार होगी। ओके अब इसको करते हैं, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा। सिंपल सा सूत्र अभी अपन ने डिनोट किया था, है ना। आर का वर्ग, आर क्या है √21, है ना, सदिश का परिणामी योग √21, तो इसका हो गया 2 ए का स्क्वायर यानी √3 का 3, बी स्क्वायर यानी इसका हो गया 3 × 9, 2a इंटू बी यानी 3 इंटू √3 कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, याद करना है यार। 21 हो गया, 9 3 कितना हो गया, 9 3 12 हो गया, प्लस के 2 इंटू 3 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, 6 √3 कॉस थीटा। ओके 21 - 12 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। ओके यहाँ पर 6 √3 कॉस थीटा। ओके अब 6 √3 कॉस थीटा है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 × 9 हो गया, इस तरीके से काट दिया तो ये निकल के आ गया 3/√3 निकल के आ गया यहाँ पर। ओके और 2 यहाँ पर आ गया, बराबर क्या है कॉस थीटा। ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया 3 √3। ओके 3 √3 हो गया ऊपर, और नीचे कितना हो गया 2 इंटू √3 का मल्टीप्लाई किया 3। देखो ऊपर और नीचे मैंने दोनों में बराबर संख्या से मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ा, है ना। जैसे मेरे पास 4/2 है, ऊपर भी मैंने 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, तो ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 4। तो पहले कितना था 4/2, तो 2 से 4 में भाग देते तो 2 आया था। अब 8/4 हो गया, अब 8 4 से 8 में 4 से भाग दोगे तो भी तो 2 ही आएगा। तो ऊपर भी मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या फर्क पड़ा, ऊपर हो गया 3 √3 और नीचे हो गया 2 इंटू √3 करोगे तो 3 निकल के आएगा। बाकी 3 से 3 बोला राम राम, बचा क्या √3/2, क्या बचा √3/2 अपने पास बचा। ये किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है ना। तो थीटा इक्वल टू कितना निकल के आ गया, कॉस का पक्षांतर कर दो तो कॉस इनवर्स √3/2, √3/2 निकल के आ गया। सीधी सी बात है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपसे हो ही जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नहीं आया तो बीच में वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देखें। त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम है तो पहले उसका लेक्चर देख लें। यदि 2 सदिश हैं ए तथा बी, मैं आदत लिखना तो भूल ही जाता हूँ, इनका परिमाण क्रमशः 1 और 1 है। वाह। सदिश बी का उनके परिणामी के मध्य कोण ज्ञात कीजिए यदि सदिशों के मध्य का कोण 90 डिग्री है। सदिशों के मध्य का कोण यानी थीटा बराबर आपको दे रखा है 90 डिग्री है। काले पेन से लिखेंगे यार अपन, थीटा बराबर 90 डिग्री है। ए वेक्टर का प्रमाण ए अपने को दिया है, बी का प्रमाण दिया है ए। देखो ए तथा बी का प्रमाण क्रमशः 1 तथा 1 है, दोनों का प्रमाण भी दे दिया गया है। उनके परिणामी के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, उनके परिणामी के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, बोल रहा है उनके परिणामी के मध्य, बी का उनके परिणामी के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ये अब थोड़ा सा लग गया ना लोचा, कोण ज्ञात करना है यदि सदिशों के मध्य का कोण 90 डिग्री है, यानी 2 सदिश ए और बी, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। अब देखो अपने को क्या निकालना है, बी का उसके परिणामी के मध्य कोण। अब इसका सूत्र क्या था, सूत्र निकाला था ना,
टेन बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा बी प्लस के कॉस थीटा। मैंने क्या बताया था, इसका उपयोग करते हैं कोण ज्ञात करने के लिए, और बीटा क्या है, बी का कोण है उसके परिणामी के साथ, वही अपने को ज्ञात करना है। तो इसको यहाँ पर ले जाते हैं, इसी सूत्र को यहाँ से उठा के ले जाते हैं, इसको कॉपी किया और जाके पेस्ट मार देंगे वहाँ पर, है ना, ये रहा, यही सूत्र है। इस सूत्र का यूज करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। टेन बीटा बराबर ए की वैल्यू बन दी गई है इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है, 90 डिग्री, यही दिया है ना 90 डिग्री कोण। ओके, बी एक दिया है प्लस के ए, ये भी एक दिया है। कॉस थीटा कितना दिया है, फिर से 90 डिग्री दिया है। ओके, ऊपर आ गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है, √3/2। नो, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल के आती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकल के आती है 1। ओके, 1 प्लस के कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल के आती है, वी आर ऑल नो दैट 0 आती है। ओके, ये 90 डिग्री नहीं होगा यार, ये 60 डिग्री है। ये इनके बीच में थोड़ा सा इन्होंने लिखने में दिक्कत हो गई, ये कोण इनके बीच का 60 डिग्री दिया है ना। बाकी 90 डिग्री से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर अलग निकल के आएगा। तो यहाँ पर कॉस 60 डिग्री दिया है आपको क्वेश्चन में, थोड़ा सा मेरे से लिखने में गलती हो गई। 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आगे करते हैं इसको सॉल्व नेक्स्ट पेज के अंदर। नहीं है यार नेक्स्ट पेज, तो बना लेते हैं। टेन बीटा इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, टेन बीटा इक्वल टू निकल के आ रहा है साइन 60 डिग्री। एक और बार रिवाइज करा दूंगा किसी की समझ में नहीं आ रहा तो, 1 प्लस के कॉस 60 डिग्री। ओके, इसको तो सॉल्व करना ईजी है। साइन 60 डिग्री यानी √3/2, 1 प्लस के कॉस 60 डिग्री यानी क्या हो गया, √1/2, क्योंकि कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के बराबर ही होता है। वी आर ऑल नो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओके, ये हो गया √3, ये हो गया 2, 2 इधर पहुंच गया, 2 और 1 3 होता है, तो ये हो गया 3 बटा क्या निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। ओके, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, √3/3। √3/3 बचा, वही मैंने कहा। अब क्या करो, ऊपर व नीचे दोनों तरफ √3 से गुणा कर दो। √3/3 निकल के आ रहा है, ऊपर भी √3 से गुणा कर दिया, नीचे भी √3 से गुणा कर दिया। तो √3 इंटू √3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 इंटू √3 करोगे तो 3/√3 मिलेगा। 3 से 3 गया तो 1/√3 निकल के आ गया, किसके बराबर, टेन बीटा के बराबर। तो टेन बीटा बराबर क्या निकल के आ गया, 1/√3। 1/√3 को मैं लिख सकता हूँ टेन 30 डिग्री, क्योंकि टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। 10 से 10 राम राम, बचे क्या, बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बधाई हो, बीटा की वैल्यू निकल के आ गई 30 डिग्री, यानी बी का उसके परिणामी के मध्य कोण में कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री। ज़्यादा कुछ नहीं किया, अपने को क्या दे रखा था, ए और बी का परिमाण, ए और बी एक दे रखा था, बोला है बी का उनके परिणामी के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, यानी बीटा ज्ञात करना था। इसी को तो बोलते हैं बी का उसके परिणामी के मध्य कोण, और दे रखा था कि दोनों के मध्य का, दोनों सदस्यों ए और बी के मध्य का कोण 60 डिग्री है। बाकी इस सूत्र में थीटा की जगह पर 60 डिग्री रखा, ए की जगह पर 1 रखा, बी फलाना दिखाना रख के और आंसर निकल आया। दिस इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन जिंदा है नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लेके आया था ताकि अब कर सकूँ, बेसिक से कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए। बाकी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और फिजिक्स इज़ द मोस्ट ईजी सब्जेक्ट, मैं हमेशा से बोलते आया हूँ। और अंग्रेजी मुझे रास नहीं आई, आपको भी नहीं आएगी उम्मीद करते हैं। दो सदस्यों का परिमाण क्रमशः √3 दिया गया है। अच्छा, दो सदस्यों का परिमाण दिया गया है √3, अच्छी बात है। उनके मध्य कोण 30 डिग्री है। तो उनका परिणामी अपने को ज्ञात करना है। तो दो सदस्य दिए गए हैं जिनका प्रमाण क्रमशः √3 है, दो सदस्यों का प्रमाण, ठीक है। तो मतलब दोनों सदस्यों का प्रमाण √3 है, तो यहाँ पर तो सूत्र लग जाएगा ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा, ये लग जाएगा। ए क्या है, √3, तो इसका स्क्वायर हो गया 3। बी क्या है, ये भी √3 है क्योंकि दोनों का प्रमाण दिया गया है 3, √3। ओके, 2ab √3 इंटू √3 cos थीटा, थीटा दिया गया है 30 डिग्री, तीनों 3 हो गया 6, 3 √3 इंटू √3 3 आ गया, ये हो गया 2। और cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू प्लस में कितनी हो, सॉरी प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में ही है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन के 60 डिग्री के बराबर, यानी कि √3/2। इसको मैं ठीक से लिखता हूँ यार,
पता नहीं पढ़ाते वक्त मेरी हैंड राइटिंग उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों भगती है। 3 और 3 हो गया 6 अपना। √3 इंटू √3 3 होता है। मल्टीप्लाई में कितना है 2 है। cos 30 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। 2 से 2 बोला राम राम। बचा क्या, थोड़ा सा वो हमेशा की तरह समझ गए होंगे आप। 3 √3 तो 6 प्लस के 3 √3 आर वेक्टर की वैल्यू निकल के आ गई। आगे सॉल्व हो नहीं सकता वरना कर देते, है ना। और कुछ हो भी सकता है तो करने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा। फिर से बताऊंगा कि अगर आप में से कोई भी बच्चा क्लास 12 वगैरह के अंदर है, उसकी तैयारी करना चाहता है, दैन विजिट अवर टेलीग्राम चैनल। ओके, और सबसे पहले तो मास्टर हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, तो वहाँ पर जाकर अपने लेक्चर देख लें। और उनके नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी इसके जो है नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में जाओ यार, सब कुछ मैं मतलब 4-5 कमेंट तो अपने उन्हीं के कर देता हूँ, है ना, जितने भी हैं टोटल मटेरियल। तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा, और मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।